हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैथ रिसर्च सेंटर में। और आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 को पढ़े थे और उसमें हम लोग जनन की विधियों तक हम लोग जाने थे। आज लेक्चर नंबर 2 में जनन की जो विधियाँ होती हैं, जिसमें लैंगिक और अलैंगिक दो मुख्य विधि है, तो इसमें से हम लोग पहला अलैंगिक विधि लेकर चलेंगे और आज अलैंगिक विधि की कुछ जानकारी लेंगे। तो इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जो पढ़े थे वो लैंगिक जनन की विधियां हम लोग पढ़े थे और हम लोग कंप्लीट किए थे यहाँ तक। मतलब जनन की विधियां हम लोग पढ़े थे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो आज हम लोग जो है अलैंगिक जनन को कवर करने वाले हैं। इसके कुछ पार्ट हैं, इन पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं अलैंगिक जनन के। तो आज हम लोग इसे कवर करेंगे। अलैंगिक जनन की कवर करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 2 पर, बने रहिएगा लास्ट तक। और इसमें हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन, अब इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या होता है या एकल जीव जनन क्या होता है? तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि एकल जीव जनन का मतलब जो एक ही जीव से हो जाए, इसमें दो जीव की जरूरत न पड़े, उसे अलैंगिक या एकल जीव जनन कहते हैं। अलैंगिक का मतलब ये होता है जिनमें युग्मकों की आवश्यकता न हो। तो मेरे साथ बने रहिएगा और चलते हैं इस पर। तो अलैंगिक मतलब मैंने क्या बताया? अलैंगिक जनन अर्थात इसमें युग्मक नहीं रहेंगे, बिना युग्मक का, बिना युग्मकों का जनन। या इसी को बोलते हैं बिना लैंगिक अंगों का जनन। बिना लैंगिक अंगों का जनन। जैसे कुछ ऐसे जीवाणु या कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें युग्मकों का आवश्यकता नहीं होती है, उनमें जनन करने की कोई युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, कोई गैमेट्स वगैरह नहीं होते हैं, उनका जनन उनके शरीर से हो जाता है, उनकी काया से हो जाता है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है, इसमें ज़्यादा हम लोग को डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। अलैंगिक का मतलब क्या होता है कि जो बिना युग्मक के हो। युग्मक का मतलब जैसे युग्मक दो टाइप के होते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। तो इसमें न तो नर युग्मक होता है न तो मादा युग्मक होता है, क्योंकि इनमें जो लैंगिक जनन अंग होते हैं वो पाए नहीं जाते हैं, इनमें लैंगिक जनन नहीं होते। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बिना लैंगिक अंगों का जो जनन होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, या बिना युग्मकों का जो जनन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, सॉरी अलैंगिक जनन कहते हैं। अब ये अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होते हैं, कितने टाइप से होते हैं? अब अलैंगिक जनन करने वाले जैसे बहुत से जीवधारी हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, ये सब के सब अलैंगिक जनन करते हैं। तो मैं उदाहरण यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उदाहरण, आप कहेंगे सर कौन कौन से जीव अलैंगिक जनन करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। अमीबा है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, हाइड्रा, ये सब ऐसे जीव हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं। इनमें कोई लैंगिक अंग नहीं पाया जाता है। जैसे बड़े जीवधारी हैं वो लैंगिक जनन करते हैं, उनमें लैंगिक जनन अंग पाया जाता है, इनमें लैंगिक जनन अंग नहीं पाया जाता है, इसलिए इनके शरीर से ही जनन होता है और इसमें दो युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, एकल जीव से, एक ही जीव से जनन की क्रिया हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? जब एकल जीव से, एक ही जीवधारी से जनन की क्रिया हो जाती है तो इसको एकल जीव जनन भी बोल देते हैं, सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं। और इनमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको अलैंगिक जनन भी बोल देते हैं। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि सर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और कौन कौन से जीव अलैंगिक जनन करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं, कितने मेथड होते हैं, या हम कह सकते हैं कितने तरीके होते हैं। तो अलैंगिक जनन के कितने तरीके होते हैं, आगे हम इस पर बात करते हैं। चलिए, यहां पर एक डायग्राम बना देते हैं। अलैंगिक जनन,
अब इसकी कितनी कितनी विधियां होती हैं, कितने तरीके से अलैंगिक जनन होता है, जिसको हम आज बताएंगे आपको। एक होती है खंडन विधि, खंडन। एक होती है मुकुलन। एक होती है पुनरुद्भवन। एक होती है कायिक प्रवर्धन। चलिए, तो अलैंगिक जनन की खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन और भी विधियां होती हैं, जिसमें आपका इसमें आता है द्विखंडन आता है, बहुखंडन आता है, तो ये और भी विधियां होती हैं। लेकिन मेन हम समझते हैं खंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन और कायिक प्रवर्धन। तो खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और कायिक प्रवर्धन, और इससे रिलेटेड और भी बीजाणु जनन भी होती हैं। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें तो आपको पूरा मैं डिटेल में बता देता हूं कौन कौन सी होती है, यहां पर आकर देख लेंगे। चलिए देखिए, अलैंगिक जनन में द्विविभाजन, बहुविखंडन, प्लाज्मोटोमी, मुकुलन, कलिका, बीजाणु जनन, खंडी भवन, पुनरुद्भवन, कायिक जनन, इसमें इनके भी कुछ कुछ क्या है पार्ट हैं जो आगे चलकर बड़े हैं, तो इनको हम बताएंगे। यहाँ पर आपको पूरा फिगर दिख रहा होगा। तो पहला देखो यहाँ पर द्विविभाजन है। अब ये द्विविभाजन क्या होता है कि इसमें जो जीव होते हैं उनका शरीर दो भागों में क्या होता है, बट जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विविभाजन बोलते हैं। हालांकि आगे चलकर मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, तो इसको बस समझने के लिए समझ सकते हैं कि द्विविभाजन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो जीवधारी होता है उसका शरीर दो भागों में क्या होता है, बट जाता है। द्वि का मतलब दो होता है, विभाजन का मतलब बटना। तो इसका शरीर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग जो होते हैं वो एक नई संतान बन जाती है, इसको बोलते हैं द्विविभाजन। और ये चार तरीके से होता है। एक होता है सरल द्विविभाजन, एक लंबवत द्विविभाजन, और एक अनुप्रस्थ द्विविभाजन, और एक तिर्यक द्विविभाजन। ये इनके बटने के तरीके हैं। जैसे आराम से दो भागों में बढ़ जाएगा तो सरल द्विविभाजन, लंबवत मतलब वर्टिकल रूप से बटेगा तो वो लंबवत द्विविभाजन, और इसके हॉरिजॉन्टल रूप से बटेगा तो उसे क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ, और तिरछे बढ़ जाएगा, ऐसे तिरछे बढ़ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, तिर्यक द्विविभाजन बोलेंगे। और अगला इसमें बहुविखंडन है। क्या है, बहुविखंडन है। चलिए, प्लाज्मोटोमी है। मुकुलन में बाह्य मुकुलन होता है और आंतरिक मुकुलन होता है। कलिका है, बीजाणु जनन है, और बीजाणु जनन में ये उनके कई विधियां हैं। चल बीजाणु है, अचल बीजाणु है, हिप्नोस्पोर है, पाल्मेला है, एंडोस्पोर है, निस्टेटस बीजाणु है, ओइडिया है, ऑटोस्पोर है, क्लेमाइडोस्पोर है, बीजाणु द्वारा है, कोनिडिया है, पिक्नोस्पोर है, यूरोडोस्पोर है, स्कोस्पोर है और बेसिडियोस्पोर है। तो ये इनके बीजाणु जनन में ये कई विधि है, जिसमें चल बीजाणु आगे चलकर आपको मिलेगा। 2 कशाभिकीय लघु चल बीजाणु, 4 कशाभिकीय गुरु चल बीजाणु, बहु कशाभिकीय चल बीजाणु और संयुक्त चल बीजाणु। तो ये आपको चल बीजाणु में आगे पार्ट आपको मिलेगा। इसके बाद पुनरुद्भवन है, और इसके बाद आपका लास्ट आपको पढ़ना रहेगा कायिक जनन। कायिक में दो आपको लास्ट में आपको पढ़ना होगा सूक्ष्म परिवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन। केवल हम लेक्चर 2 में हम केवल बात करेंगे किसकी, तो इसमें लेक्चर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं आज लेक्चर 2 में केवल द्विविभाजन और बहुविखंडन का। इस पार्ट को हम लोग लेक्चर 2 में कवर करेंगे। बाकी जो पार्ट है उन्हें आगे लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आज लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं द्विविभाजन और बहु। तो इसी पर हम लेकर चलते हैं, समय को ज्यादा न गवाते हुए। चलिए, द्विविभाजन। अब इसमें आपको फिगर में मैंने बताया था कि द्विविभाजन जो होते हैं वो 4 टाइप से होते हैं। सरल द्विविभाजन होता है, लंबवत द्विविभाजन होता है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है और तिर्यक द्विविभाजन होता है। द्विविभाजन आपको मैं बता दूं कि जो जीवधारी होता है इसमें उसका शरीर 2 भागों में क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अब एकल कोई जीवधारी है, इस तरह से मान लेते हैं, एकल कोई जीवधारी है, एकल कोई जीवधारी है इस तरह से, ये आगे चलकर ये 2 भागों में क्या होता है, इसका शरीर बढ़ जाता है। ये 2 भागों में क्या होता है, इसका शरीर बढ़ जाता है, और दोनों भाग क्या होते हैं, जीव बन जाते हैं, नए जीव बन जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विविभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विविभाजन। अब यहाँ पर ये प्रोसेस ध्यान से देखेंगे। इसे जो पहले था इसे बोलते हैं मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं, मात्र कोशिका।
और ये जो दोनों हो गए, इन दोनों को क्या बोलते हैं? संतति कोशिका। संतति कोशिका। संतति कोशिका कहने का मतलब ये दोनों संतान है। क्या है? संतान। तो ये दो बराबर भागों में बटे हैं, तो इसे बोलते हैं द्विविभाजन। जब किसी जीवधारी का शरीर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? द्विविभाजन बोलते हैं। अब इसमें आगे बात करेंगे तो ये सरल द्विविभाजन होता है जिसको सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। उदाहरण कौन होता है? तो सरल द्विविभाजन कौन करता है? अमीबा करता है। एक होता है लंबवत द्विविभाजन जिसे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसका उदाहरण कौन है? युगलिना है। लंबवत में क्या होता है? देखिए ध्यान से, अब यहां पर जो युगलिना होता है, चलिए, युगलिना जो होता है उसका शरीर कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से इसका शरीर होता है और ये कशाभिका ही होती है। इसे क्या बोलते हैं? कशाभिका। ये कशाभिका क्या होता है? जैसे कि जो जीव होते हैं, जैसे हम लोग के पास क्या होता है, जो पैर होते हैं आगे चलने के लिए, बढ़ने के लिए, पकड़ने के लिए हम लोग के पास क्या होते हैं? पैर होते हैं, हाथ होते हैं। जानवरों के पास पैर होते हैं। तो वैसे ही जो युगलिना है इसके पास एक इस तरह की संरचना निकली होती है, इसे कशाभिका बोलते हैं। इसी के सहारे वो आगे क्या करता है? गमन करता है, मतलब आगे चलता है, हिलता है, डुलता है, भोजन क्या करता है? पकड़ता है, शिकार करता है, सब इसी के सहारे करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? कशाभिका बोलते हैं, और इंग्लिश में फ्लैगेलस बोलते हैं। अब ये इनमें लंबवत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? लंबवत। और लंबवत का मतलब इनमें जो विभाजन होता है वो इस तरह से होता है। इसमें कैसा विभाजन होता है? लंबवत विभाजन होता है। कैसा? लंबवत। चलिए, तो इनमें लंबवत विभाजन होता है और आगे चल करके क्या होती है कि ये दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं और दोनों भागों में कशाभिकाएं निकल आती हैं। दोनों भागों में क्या निकल आती हैं? कशाभिकाएं। तो इसे हम बोल देते हैं क्या? मात्र कोशिका। मात्र कोशिका, या इसी को जनक भी बोलते हैं, जनक। और ये दोनों हो जाती है कौन सी कोशिका? संतति कोशिका, अर्थात संतान। संतति कोशिका हो जाती है अर्थात क्या होती है? संतान। मतलब युगलिना जो होता है इनमें कशाभिकाओं का भी पहले कशाभिकाएं बढ़ती हैं और उसके बाद केंद्रक, फिर उसके बाद पूरा क्या बढ़ता है? शरीर। तो पहले कशाभिकाएं बढ़ती हैं, फिर केंद्रक बढ़ता है और फिर उसके बाद क्या बढ़ता है? पूरा शरीर बढ़ता है। तो ये एकदम लंबवत होता है, मतलब ऊपर से नीचे। लंबवत का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? लंबवत द्विविभाजन, मतलब लंबे रूप से दो बराबर भागों में बटना। या जैसे गांव में कहते हैं ना, दो बराबर भागों में ऐसे फाड़ दिया जाता है तो अलग अलग फट जाना। तो यहाँ पर ये क्या है? लंबवत द्विविभाजन है, मतलब एकदम खड़े खड़े उसको क्या कर देना? फाड़ देना। तो ये लंबवत द्विविभाजन होता है। अगला अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। अनुप्रस्थ द्विविभाजन जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। उदाहरण इसका होता है कौन? पैरामीशियम, प्लेनेरिया और कुछ जीवाणु और डायटम। तो इसमें होता है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। अनुप्रस्थ में मतलब होता है एकदम ऐसे बीच में से, इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ को देखते हैं, अनुप्रस्थ क्या है? तो अनुप्रस्थ होता है पैरामीशियम की तरह। पैरामीशियम का जो आकार होता है वो चप्पल की तरह होता है। अब देखे होंगे पैरामीशियम जो आकार है चप्पल की तरह होता है। तो इसका मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। चलिए, चलिए पैरामीशियम की बात करते हैं। तो पैरामीशियम जो होता है वो चप्पल की तरह होता है, इस तरह से देखेंगे तो। चलिए, इस तरह से होता है और इसके जो चारों तरफ होते हैं यहाँ पर छोटे छोटे कशाभिका इस तरह से निकले रहते हैं।
अब ये पैरामीशियम है, इसकी पहले यहाँ पर केंद्रक होता है, ये केंद्रक होता है एक, और बाद में यही केंद्र क्या होता है, इसमें से इस तरह से क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, बीच में से बढ़ जाते हैं, और आगे चल करके ये जो है, आगे चल करके ये जो है दो भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भाग बढ़ जाते हैं? दो भागों में बढ़ जाते हैं, इसमें दो केंद्रक हो जाते हैं, और यही आगे चल करके क्या होते हैं, दो बराबर भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये जब दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, इस तरह से बीच में से इनका भाग बढ़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ द्विविभाजन बोलते हैं। और यहाँ पर ये बढ़ जाते हैं और दोनों में अलग अलग क्या रहती है, केंद्रक हो जाते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो होता है विभाजन, उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ द्विविभाजन बोलते हैं। और ये अनुप्रस्थ द्विविभाजन किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। इनका शरीर बीच में से दो बराबर भागों में क्या होता है, ऐसा बढ़ जाता है, और आगे चलकर ये दोनों अलग अलग नए जीव बन जाते हैं। इनको संतति कोशिका बोलते हैं, अर्थात ये इनकी क्या होती है, संतान होती है। और ये जिनसे बटे हुए होते हैं, ये कौन सी कोशिकाएं कहलाती है, तो ये मातृ कोशिका होती है, जनक कोशिका होती है। तो इनको जनक कोशिका बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, संतति कोशिका बोलते हैं, अर्थात ये संतान है और ये इसके क्या है, माता पिता है। तो इनमें न तो युग्मकों की आवश्यकता पड़ी और ना ही इनमें दो जीवों की आवश्यकता पड़ी। इनमें आपने देखा कि एक ही जीव है, कोई युग्मक भी नहीं है, कोई जनन अंग भी नहीं है, बस शरीर बढ़ करके नए जीव बन जा रहे हैं, संतान बन जा रहे हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एकल जीव जनन कहा जाता है, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो ये किसी में होता है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। और आगे बात करेंगे तिर्यक द्विविभाजन की। तिर्यक मतलब क्या होता है, तिर्यक का मतलब होता है तिरछे। इसमें जीवधारी का जो शरीर होता है इस तरह से, वो न तो इस तरह लंबा लंबा बढ़ता है और न तो ऐसे बढ़ता है। इसमें जब भी बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, तिरछा बढ़ता है। कैसा बढ़ता है, तिरछा बढ़ता है, इस तरह से। तो इसमें तिरछे बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं तिर्यक। क्या बोलते हैं, तिर्यक। तिर्यक का मतलब आप समझ रहे हैं, तिर्यक का मतलब क्या होता है, तिरछे बढ़ना। तो जब जीवधारी का शरीर तिरछे बढ़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक विभाजन। और तिर्यक विभाजन किसी में होता है, तो सिरेटियम में होता है और ओपेलाइना में होता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, अमीबा है, युगलिना है, इसका लंबवत का, अनुप्रस्थ का, पैरामीशियम और प्लेनेरिया, और तिर्यक याद रखेंगे, सिरेटियम और ओपेलाइना। तो ये इनके क्या है, उदाहरण है, इनको नोट करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्विखंडन के बारे में दिखाऊं तो अमीबा जो द्विखंडन होता है, चलिए ये अमीबा का फिगर है। अब इसमें द्विखंडन कैसे होता है आप देख पा रहे हैं। अमीबा जो है यहाँ पर, अब इसमें इसका केंद्रक पहले दो बराबर भागों में क्या होता है, केंद्रक बढ़ता है। शरीर पहले नहीं बढ़ता है, कौन बढ़ता है, केंद्रक। तो ये जब केंद्रक पहले बढ़ रहा है और केंद्रक बटने के बाद, केंद्रक बटने के बाद आगे चल करके क्या होता है कि इनका शरीर दो बराबर भागों में क्या होता है, बट जाता है। और ये दोनों की दोनों कोशिकाएं क्या होती है, संतान क्या होती है, संतान हो जाती है। तो इसको संतान अमीबा बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पर केंद्रक विभाजित हो रहा है, तो इसको विभाजित केंद्रक बोलते हैं। तो अमीबा का पहले केंद्रक विभाजित होता है, मतलब केंद्रक पहले दोनों शरीर बढ़ जाते हैं और दोनों अलग अलग संतान हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, संतान अमीबा बोलते हैं या संतति कोशिका बोलते हैं। और यहाँ जो बटा है इसे जनक बोलते हैं, या जनक या मातृ कोशिका बोलते हैं। तो ये जनक होते हैं और ये क्या होती है, उनकी संतान। तो इस प्रकार से आप अमीबा में द्विविभाजन अच्छे से आगे बात करते हैं इसमें। तो आगे चलते हैं, अलैंगिक जनन के लक्षण। अलैंगिक जनन के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अलैंगिक जनन यह केवल एक जनक द्वारा होता है, जो मैंने आपको बताया कि अलैंगिक जनन जो होता है वो एक ही जनक के द्वारा होता है, या कह सकते हैं एक ही जीव के द्वारा होता है। इसमें दो जीव नहीं होते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता है क्योंकि इनमें जनन अंग नहीं होता है। तो जिनमें जनन अंग होंगे ही नहीं तो उनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। और जिनमें जनन अंग, इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इनमें केवल सूत्री विभाजन होता है। अब सूत्री विभाजन क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कोशिका होती है, कोशिका जो होती है हमारे बॉडी में, सेल जो होते हैं, वो सेल दो टाइप से बढ़ते हैं। सेल का विभाजन दो टाइप से होता है। एक होता है सेल का विभाजन सूत्री विभाजन, और एक होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, सॉरी, समसूत्री सूत्री एक ही होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन।
तो दो टाइप से विभाजन होता है हमारे शरीर में, एक समसूत्री या सूत्री विभाजन होता है और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री जो विभाजन होता है ये शरीर के लिए होता है, कायिक के लिए, इसको कायिक विभाजन बोलते हैं, ये शरीर के लिए होता है, शरीर के लिए। और ये अर्धसूत्री जो होता है वो जनन अंग के लिए, जनन अंग या जनन कोशिका के लिए, जनन कोशिका। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका जो बढ़ती है वो अर्धसूत्री विभाजन से बढ़ती है, और जो पूरा शरीर बढ़ता है वो सूत्री विभाजन से बढ़ता है। जैसे हमारे शरीर में आंख, नाक, कान, ये जितने हाथ पैर, ये जितने सब कोशिकाएं से बने हैं, ये सब किससे बटे हैं? सूत्री विभाजन से बटे हैं। और जो जनन कोशिकाएं होती है जैसे स्पर्म, शुक्राणु वगैरह जो होते हैं, ये सब जो विभाजित होते हैं ये अर्धसूत्री विभाजन से होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन तभी पॉसिबल होता है जब जनन अंग होता है, और जिनमें जनन अंग नहीं होता है, जिनमें युग्मक नहीं होते हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। उनमें केवल कौन सा विभाजन होता है? सूत्री विभाजन होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि इनमें केवल कौन सा विभाजन होता है? सूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री नहीं होता है। और नहीं होता है क्यों? क्योंकि इनमें जनन अंग नहीं होते हैं और जनन कोशिकाएं नहीं। अगर अर्धसूत्री विभाजन होता तो इनमें भी जो है, आगे बात करते हैं, इसमें निषेचन नहीं होता है। अरे ये तो एकदम समझने वाली बात है, जिनमें युग्मक होंगे ही नहीं तो उनमें निषेचन होगा ही नहीं। भाई युग्मकों का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जब युग्मक रहेंगे ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से? और जब मिलेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, अर्थात निषेचन होगा ही नहीं। तो इनमें निषेचन नहीं होता है। इनमें संततियां जनक के समान होती हैं। इनमें जो संतान होते हैं वो अनुवांशिकी के हिसाब से और आकारिकी के हिसाब से एकदम जनक के समान होते हैं। ये कह सकते हैं जनक की कॉपी होते हैं, सब एकदम झेरॉक्स होते हैं, उनके जनक का कॉपी होते हैं। जैसे जनक होते हैं सेम वैसा ही संतान होता है, एकदम उसका आकार भी वैसा होता है, उसका अनुवांशिक लक्षण भी वैसा ही होता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में आता है? लैंगिक जनन में। अनुवांशिक लक्षण किस में थोड़े से बदले होते हैं? लैंगिक जनन में। शरीर का ढांचा थोड़ा सा परिवर्तन होता है किसमें? लैंगिक जनन में। तो अलैंगिक में जो है जनक संततियों के या संततियां जनक के समान होती हैं। छठे नंबर पर देख लेते हैं, जनन के लिए विशेष जनन अंगों की विकास नहीं होता है, मतलब इनमें विशेष जनन अंग नहीं पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तीव्रता से होता है, मतलब जो अलैंगिक जनन होता है वो लैंगिक जनन की अपेक्षा बहुत तेजी से होता है। लैंगिक जनन में समय लगता है, अलैंगिक जनन में समय नहीं लगता है, ये बहुत तेजी से होता है। और अलैंगिक जनन जो है निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। निम्न श्रेणी के मतलब एकदम जीवों में होता है, छोटे छोटे जीवों में होता है। जो बड़े जीवधारी होते हैं वो अलैंगिक जनन नहीं होते, जो छोटे जीवधारी होते हैं वही अलैंगिक होते हैं। जैसे कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, इनमें अलैंगिक जनन होता है। यहाँ पर ये अलैंगिक जनन के लक्षण है, इनको आप आराम से समझ लीजिएगा। अलैंगिक जनन के लक्षण अगर समझ में आते हैं, पढ़ते हैं आगे। अगला है बहुविखंडन, जिसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब जैसे विखंडन दो टाइप से होते हैं, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुविखंडन। तो द्विखंडन का मतलब या द्विविभाजन का मतलब जो दो भागों में बढ़ते हैं, और बहुविखंडन का मतलब जो दो नहीं, दो से अधिक। तो यहाँ पर हम बता देते हैं जो खंडन होता है, खंडन या विभाजन, खंडन या विभाजन, ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है द्विविभाजन, द्विविभाजन जिसे बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी फिजन। विभाजन को फिजन बोलते हैं, ये याद रखेंगे। तो बाइनरी फिजन। और दूसरा जो होता है वो बहु विभाजन या बहुखंडन होता है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब ये होता है कि बहुत से, जब शरीर कई टुकड़ों में बट जाए और सारे टुकड़े नए जीव बन जाए तो उसे बहुविखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। और जब शरीर दो टुकड़ों में बटे और दोनों नए जीव बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं? द्विविभाजन बोलते हैं या बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात अगर आपको समझ में आई है अच्छे से, तो आपको ये विभाजन या खंडन आपको अच्छे से समझ में आएगा। खंडन मतलब शरीर का बटना, खंडन का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में बट जाना। तो खंडन दो तरीके से होते हैं, एक द्विखंडन मतलब शरीर जब दो खंड में हो जाए, दो टुकड़े में हो जाए और दोनों टुकड़े क्या हो जाए? नए जीव बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? द्विखंडन। और शरीर जब कई टुकड़ों में हो जाए, बहुत सारे छोटे छोटे मल्टीपल टाइप के बहुत सारे टुकड़े हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुखंडन। इस विधि को क्या बोलते हैं? बहुखंडन बोलते हैं। तो द्विखंडन या द्विविभाजन में मैंने आपको बताया कि इसके द्वारा कौन करता है? तो अमीबा करता है। कौन करता है? अमीबा करता है। और कौन करता है? युगलिना करता है, युगलिना करता है। ऐसा अभी हम आपको बताएं। बहुखंडन कौन करता है? तो बहुखंडन में भी अमीबा बहुखंडन करता है, अमीबा
और एक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये दोनों क्या करते हैं, बहुखंडन का काम करते हैं, मतलब बहुखंडन से जनन करते हैं। अब यहाँ पर अमीबा में बहुविखंडन हमको पढ़ना है और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन पढ़ना है। तो अमीबा भी बहुखंडन करता है और प्लाज्मोडियम भी, अर्थात इनका जो शरीर होता है वो एक शरीर में से कई सारे टुकड़े होते हैं और सारे टुकड़े आगे चलकर सभी संतान बन जाते हैं। तो इसमें कई सारे टुकड़े होते हैं, इसी विधि को या इसी मेथड को क्या बोलते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। तो आगे हम चलेंगे अमीबा में, देखेंगे कि अमीबा में कैसे बहुखंडन होता है। चलिए अब ये देख लेते हैं अमीबा में। अब अमीबा में बहुखंडन क्या होता है कि अमीबा पहले क्या होता है कि अपने चारों तरफ त्रिस्तरीय लेयर बनाता है। कैसा लेयर बनाता है, त्रिस्तरीय लेयर बनाता है। इस तरह से 3 स्तर का लेयर बनाता है, 3 स्तरीय लेयर बनाता है। और ये त्रिस्तरीय लेयर जब अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति का मतलब जब उसके लायक परिस्थिति आती है जिसमें वो सब परिवर्ध करते हैं, तो जब अनुकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल में तो अपने आप को बंद कर लेते हैं, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो इनमें पानी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, पानी का, मतलब पानी जमा होने लगता है, ये पानी सोखने लगते हैं। तो ये जो लेयर होते हैं, कवच होते हैं, ये पानी सोखने लगते हैं और सूख करके ये क्या होते हैं, फूट जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं और आगे चल करके इनके अंदर जो सूक्ष्म इनकी कोशिकाएं होती है, केंद्रक होते हैं, ये आगे चल करके इसमें से बाहर निकलने लग जाते हैं और बाहर निकल कर एक नए जीव बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, बहुविखंडन बोलते हैं। मतलब इसमें पहले क्या होता है कि एक कोशिका होती है, एक केंद्रक होता है, ये केंद्रक धीरे धीरे अंदर ही क्या होता है, कई केंद्रकों में बट जाता है, कई केंद्रकों में बढ़ जाता है, अर्थात इसका खंडन हो जाता है, बहुत सारे केंद्रकों में बढ़ गया तो बहुखंडन हो गया। तो अब इनको क्या बोलते हैं, संतति कोशिका केंद्रक, क्या बोलते हैं, संतति केंद्रक बोलते हैं। और संतति जो केंद्रक होते हैं आगे चल करके इसको क्या बोलते हैं, संतति केंद्रक को एक नाम दिया जाता है मेरोजॉइट। इन्हें क्या बोलते हैं, मेरोजॉइट बोलते हैं। तो जो संतति को केंद्रक होते हैं इनके अंदर जो बने होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेरोजॉइट बोलते हैं। जब ये एक आवरण में अंदर बट जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, मेरोजॉइट बोलते हैं। और इस आवरण को क्या बोलते हैं, तो इस आवरण को बोलते हैं बहुविखंडन भवन। बहुविखंडन भवन बोलते हैं। भवन का मतलब घर, भवन का मतलब क्या होता है, घर। तो इस पूरे आवरण को बहुविखंडन भवन बोलते हैं, मतलब ये घर है। और इस घर में जो बट जाते हैं कई भागों में तो इनको क्या बोलते हैं, मेरोजॉइट बोलते हैं। और यही मेरोजॉइट जो है आगे चलकर स्फुटन होता है। स्फुटन मतलब ये जो कवच होता है ये टूटता है तो ये आगे चलकर बाहर निकलते हैं और सब नए जीव बन जाते हैं, सब नए क्या बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं। और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या, बहुविखंडन। और किस में बहुविखंडन बोलते हैं, तो ये है अमीबा में। किस में है, अमीबा में। अब आगे अमीबा में आपको समझ में आ गया कि बहुविखंडन कैसे होता है। तो अब बात करेंगे किसकी, प्लाज्मोडियम की, जो कि मानव के शरीर में, मानव के आरबीसी में पाया जाता है। तो आगे बात कर लेते हैं प्लाज्मोडियम की। चलिए ये प्लाज्मोडियम का फिगर है, आप देख पा रहे हैं। प्लाज्मोडियम जो है ये आरबीसी है, क्या है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। तो प्लाज्मोडियम जीवाणु जो होते हैं वो आरबीसी के मानव रक्त में जो आरबीसी होता है जिसे लाल रुधिर कणिका बोलते हैं उसके अंदर पाया जाता है और यकृत की कोशिकाओं में पाया जाता है, लीवर की कोशिकाओं में पाया जाता है। और मादा एनाफ्लिस जो मच्छर होती है उस मादा एनाफ्लिस मच्छर के अंदर पाया जाता है और वहीं से क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो ये प्लाज्मोडियम ये एक प्रकार का क्या होता है, परजीवी है। क्या है, परजीवी, प्लाज्मोडियम। ये मानव शरीर के कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है और यकृत की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि आरबीसी के अंदर की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर का है। तो इसमें ये कोशिकाएं पहले से ही कई भागों में क्या होती है, बट जाती हैं। और जब पहले से ही कई भागों में बढ़ जाती हैं तो इन्हों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरोजॉइट। क्या बोलते हैं, मेरोजॉइट। जब अंदर बढ़ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मेरोजॉइट बोलते हैं। अब ये मेरोजॉइट जो है ये आगे निकल करके इसको तोड़ करके, कवच को तोड़ करके आगे निकल करके ये सभी के सभी नए क्या बन जाते हैं, जीव बन जाते हैं, सभी के सभी नए कोशिका में बदल जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। और ये बहुविखंडन किसमें है, तो ये प्लाज्मोडियम में है। किसमें है, प्लाज्मोडियम में। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि सर प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, बहुविखंडन। तो बहुविखंडन किसमें है, ये प्लाज्मोडियम में। तो प्लाज्मोडियम को यहाँ पर देख सकते हैं आरबीसी में है, तो ये प्लाज्मोडियम का क्या है, बहुविखंडन है। तो यहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ ये लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का है
हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जो हम लोग लेकर आएंगे नंबर 3, तो उसमें हम लोग मुकुलन और पुनर्जनन, पुनरुद्भवन, इन सभी को क्या करेंगे उसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए